हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आज से ही बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी 2024 में आने वाली है उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024 के लिए हम लोग आज से ही तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा भर्ती 2024 के लिए, बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2024 के लिए देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न 2008 से लेकर के अब तक 2024 में बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का मेंस एग्ज़ाम लिया गया है। वहाँ तक जितने भी बिहार दरोगा में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। इससे क्या होगा कि बिहार दरोगा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है प्रश्नों का, लेवल क्या होता है प्रश्नों का, इन सब के बारे में आपको आइडिया लगेगा। और बिहार दरोगा 2024 की अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, इस सेशन को बनाने में 5 से 6 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर उसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। अब तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा भर्ती 2024 के लिए बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के 2024 तक यानी कि अब तक जो 2024 में बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का मेंस एग्ज़ाम लिया गया है, वहाँ तक जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा में हिस्ट्री के पूछे गए हैं, इतिहास के पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी प्रकार से मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ मैं आपको कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है बिहार एसआई पीटी 17 दिसंबर 2023 में पूछा गया है। 1275 पोस्ट का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर 2023 को, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। देखिए, आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा। और देखिए, साथ साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में, ये भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अच्छा, डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको याद होगा, व्यापकता के सिद्धांत। तो देखिए, व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 1848 में 1848 में जो है सतारा का विलय हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1856 में जो है अवध को कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। किसके समय में, डलहौजी के समय में। जितनी भी मैंने बातें बताया हैं ये डलहौजी से संबंधित मैंने आपको बताया है। और उस समय अवध का नवाब कौन था, जब 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इससे बेहतर कंटेंट बिहार दरोगा के लिए पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे, 4-5 साल का अनुभव है, वो लोग जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेंगे अगला प्रश्न। तो याद रखिएगा 1849 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और डलहौजी के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न इनके बारे में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना 1897 में इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। ठीक है ना, विमान दुर्घटनाग्रस्त में, ऐसा माना जाता है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। और देखिए, इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। प्रश्न पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, कब किया था, तो 1939 में किया था। और इन्होंने ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। ये भी आप ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह, यहाँ पर थोड़ा सा द्वीप बना लीजिए। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? अब यहाँ पर पुर्तगाली मेंशन भी कर दिया गया है, आपको सहूलियत होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये बिहार SIPT 17 दिसंबर 2023 के प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए, आप कह सकते हैं कि आज हम लोग बिहार दरोगा का घटना चक्र 2024 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। चलिए देखिए, पूर्वी द्वीप समूह की खोज जो है ये किया था वास्को डी गामा ने, पुर्तगाली यात्री था। और देखिए 1498 में ये भारत आया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। 1498 में ये भारत पहुंचा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला शुक किस राजवंश से संबंधित था? काला शुक जो था यह किस राजवंश से संबंधित था? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, काला शुक जो था ना, यह किसका उत्तराधिकारी था? प्रश्न ये भी बन सकता है। तो काला शुक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। और शिशुनाग जो था, ये शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। तो ये काला शुक किस राजवंश से था? तो शिशुनाग वंश से, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो काला शुक है इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। काला शुक को काकवर्ण भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे काला शुक को, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर शिशुनाग वंश की आई हुई है, तो इसके बारे में जान लीजिए। मैंने संस्थापक का नाम बता दिया, शिशुनाग ही है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है ये नंदीवर्धन है। कौन है? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का आखिरी शासक है। क्लियर? तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, और 5 से 6 घंटा का समय लगा है इस सेशन को बनाने में मेरा। चलिए देखिए, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों लुई 16वां इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लुई 16वां के समय ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति आपको भली भांति याद होगा कि 1789 ईस्वी में हुई थी। और उस समय फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए, और फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। और ये जो लुई 16वां था, ये आपका यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, ठीक है ना, बॉर्बन वंश से था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी अब बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरे पास आपके लिए रामबाण तरीका है, ठीक है ना। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसे आपको करवा दूंगा कि आपको आजीवन याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? बात यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की हो रही है। थोड़ा सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1792 में 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में, यहाँ मैं लिखता हूँ बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और इसका प्रतिपादक कौन था? तो ये थॉमस मुनरो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना को जॉन सोर ने बनाया था। यहाँ पर आप जॉन सोर देख रहे हैं, आगे मिलेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अब करिएगा। देखिए हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए हिटलर का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, AUSTRA, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, हिंदी में मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया के किस शहर में इसका जन्म हुआ था? तो ये एक ब्राउनो शहर था, ठीक है ना। यहाँ में इस तरह से भी कहीं कभी आपको लिखा मिलेगा ब्राउनो शहर में, ठीक है ना, ब्राउनो। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में मैंने ब्राउनो लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के, ठीक है ना। चलिए, और कब? तो 1889 में, 1889 में, 1889 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन था? अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न बनता है। जैसे भारत छोड़ो का नारा देखिए किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और 8 अगस्त 1942 ये दिन आपको भलीभांति याद होगा। 8 अगस्त 1982 को, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया,
जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ग्वालियर टैंक को। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है अरुणा असफ अली को, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए उनको जाना जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखें कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दीन बंधु और देश बंधु कन्फ्यूजन होता होगा, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ठीक है ना, और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास के बारे में आपको याद होगा, 1922 में गया में, बिहार के गया शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 1912 में बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, ये भी आप भलीभांति जानते होंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वास्को डिगामा भारत में कब आया था। मैंने आपको बताया था कि वास्को डिगामा आया था कब, बताइए, 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार पूछा गया है, तो आपको याद होगा प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन थे। और हरिसेन जो थे ये किस शासक के दरबारी कवि थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के, ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अब अगला प्रश्न करेंगे कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। बार बार पूछा जाता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है गिरिब्रज या राजगृह, यहाँ मैं लिखता हूँ गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मगध की प्रारंभिक राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजगीर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था। अल हिलाल और अल बलग, याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है, याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बलग, ये किसकी जो है अखबार है, किसकी पत्रिका है अल हिलाल और अल बलग। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है, याद रखिएगा, अल हिलाल और अल बलग दोनों। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी, अच्छा, 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी जो मिलती है ये अंकुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए मगध की राजधानी की बात करते हैं, तो मगध की राजधानी मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो है ना, ये किसकी राजधानी है फ्रेंड्स, बताइए, कौशाम्बी किसकी राजधानी है। देखिए, तो कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी है, ठीक है ना, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, कौशाम्बी है। अच्छा, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो इंद्रप्रस्थ है, यहाँ मैं लिखता हूँ कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये आधा 100 है। कौशल जो था, कौशल महाजनपद की राजधानी ये श्रावस्ती थी, कहाँ पर, श्रावस्ती, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। काशी की राजधानी कहाँ पर है, काशी महाजनपद की, तो ये वाराणसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग। देखिए, रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। और ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी एक शांति संधि थी, जो कि रसिया और सेंट्रल जो पावर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D राइट आंसर हो जाएगा। वर्साई की संधि तो आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, इसको आरोपित संधि कहा जाता है, और जर्मनी पर हर्जाने के रूप पर भारी रकम थोपी गई थी वर्साई की संधि के तहत। चलिए, ये 1919 की घटना है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बारे में बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी, और ये किसके समय में, तो कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था। स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज आप कह सकते हैं कानून की आत्मा, ठीक है ना। यह पुस्तक जो है किसकी है, तो फ्रेंड्स ये मॉन्टेस्क्यू की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, ठीक है ना। लेटर्स ऑन इंग्लिश आगे मिलेगा आपको, वॉल्टेयर की रचना है,
ठीक है ना। वॉल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश, आगे आपको मिलेगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, आपको बेशक पता भी होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध में, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार पूछा गया है। दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में अगर बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। जर्मनी, इटली और जापान था, ब्रिटेन नहीं था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पर जब आप जापान देख रहे हैं ना, प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है यह धुरी राष्ट्र में है, धुरी राष्ट्र में नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र में है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में यह मित्र राष्ट्र में था, ठीक है ना। चलिए, और मित्र राष्ट्र में दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, सोवियत संघ, ये सब थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है। देखिए, याद रखना आपको, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसकी रचना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये राजा राम मोहन राय की रचना 1809 में फारसी में लिखी गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक और इनकी रचना याद रखिएगा, तुलफत, यहाँ मैं लिखता हूँ तुलफत उल मुआवदीन, ठीक है ना, मुआहिदीन, ठीक है, याद रखिए, ये भी इन्हीं की रचना है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए, पुस्तक हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज लिखे हैं कौन, महात्मा गांधी जी लिखे हैं, ठीक है। आप ये मेंस का पेपर मैं आपको करा रहा हूँ 1275 पोस्ट का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, बम्बई में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, दूसरा अध्यक्ष भी पूछा जा रहा है आजकल, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में, और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, बताइए। तो देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की अगर मृत्यु पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से जन्म भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। हो सकता है जन्म पूछा जाए। 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, तो इन्होंने ये सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया। भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किया था, और 1936 में इन्होंने जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की इन्होंने स्थापना किया था 1936 में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का। चलो, उसके बाद देखिए, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। अच्छा, इब्न बतूता आया था किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इब्न बतूता, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये मोरक्को के यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है, और इब्न बतूता से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है 14वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद देखिए, सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था। सुंग वंश। अच्छा, सुंग वंश की बात करते हैं तो सुंग वंश का जो आखिरी शासक था देवभूति, ठीक है ना, देवभूति। इसका मंत्री था वासुदेव। इसका मंत्री कौन था, इसका मंत्री कौन था, देवभूति का वासुदेव था, ठीक है ना, वासुदेव था। तो ये जो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उसका मंत्री वासुदेव जो था, उसने इसकी हत्या कर दिया, ठीक है ना, और हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना, लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था, यानी कि कांग्रेस की पहली फूट जो पड़ी थी, ये किस वर्ष पड़ी थी। तो ये सूरत में पड़ा था, 1907 का सूरत अधिवेशन है, ऑप्शन नंबर सी।
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो अभी मैंने बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है किसने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रूसो ने लिखा है। मॉन्टेस्क्यू की रचना अभी मैंने आपको बताया था, मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या है, स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है ना। और वाल्टेयर की रचना लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेटर्स ऑन द इंग्लिश, ये वाल्टेयर की रचना है। चलिए उसके बाद देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। अब जरा सा ध्यान फरमाइएगा, यहाँ बक्सर का युद्ध हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे और दूसरी तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। एक मीर कासिम था, एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो दिल्ली पर शासक कौन कर रहा था उस समय, मुगल सम्राट कर रहे थे। यानी कि मुगल सम्राट कौन था ये पूछा जा रहा है, क्लियर ना। तो शाह आलम द्वितीय, यानी कि यहाँ पर देखिए शाह आलम दिया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था ये भी आप याद रखिएगा, कौन कर रहा था फ्रेंड्स, हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा ये तो बात हो गई बक्सर के युद्ध की। अच्छा अगर आपसे पलासी के युद्ध के बारे में पूछता कि पलासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में 23 जून के दिन, याद रखिएगा 23 जून 1757 को, अगर पलासी के युद्ध में पूछता कि दिल्ली का शासक या फिर मुगल शासक कौन था, तो पलासी के युद्ध के समय जो है मुगल शासक कौन था, तो फ्रेंड्स याद रखे थे इसका आंसर क्या होता, तो इसका आंसर होता आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना, आलमगीर द्वितीय, यहाँ मैं लिखता हूँ आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना। ये पलासी के युद्ध के समय था। पलासी के युद्ध 1757 में 23 जून के दिन हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको माना जाता है भारत में, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि डिमेट्रियस, नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, डिमेट्रियस एक था डाइमेकस, ठीक है ना, डिमेट्रियस किसके समकालीन था, ठीक है ना। डिमेट्रियस जो था ये सालिसुका का समकालीन था, ठीक है ना। और ये डाइमेकस था, डाइमेकस आपको पता होगा, डाइमेकस आया था किसके समय में, तो ये बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के समय में डाइमेकस आया था। और एक था कौन, एक था डायनीसियस, एक था कौन, एक था डायनीसियस, ठीक है ना, डायनीसियस, डायनीसियस, डायनीसियस आया था किसके समय में, तो अशोक के समय में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। मुगल काल में ये जो वित्त व्यवस्था था ये कौन सा अधिकारी देखता था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये देखता जो था ना उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हुआ करता था दीवाने आला, ठीक है ना, या फिर वजीर इसको कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए दीवान इसको कहा जाता था या वजीर भी इसको कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखिए 1946 के शाही नौसेना का नेतृत्व किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। 1946 में जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था इसको रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या बॉम्बे विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है ना। फरवरी 1946 की यह घटना है। और ज़रा सा गौर फरमाइएगा कि 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो सरदार पटेल ने निभाया था, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिएगा दरअसल ब्रिटिश जहाज़ पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे उनके द्वारा यह किया गया था। देखिए 1946 में 18 फरवरी के दिन यहाँ पर लिखता हूँ मैं NS तलवार, याद रखिएगा, ठीक है ना, NS तलवार नामक जहाज़ के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना जो मिला था उसके बारे में शिकायत किया था। और इस पर ब्रिटिश अधिकारियों का पता है जवाब क्या आया था, भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकती है, ये जवाब था उनका, ठीक है। नौसैनिक कर्मचारियों ने सरकार की इस जो विभेदात्मक नीति थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए इसके पूछा गया नेतृत्व तो MS खान ने किया था। MS खान को जो है आपको याद भी होगा अगर आपने पढ़ा होगा, MS खान को जो है अध्यक्ष चुना गया था और मदन सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि संगम साहित्य में देखिए मोवेंदार में कौन से 3 राज्य का वर्णन है। तो संगम साहित्य में तो आपको पता है चोल, चेरा और पांड्य, यही 3 राज्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2023 और 2024 में जो 1275 पोस्ट का एग्जाम हुआ था
वो मैंने आपको कराया है। साथ ही साथ मद्य निषेध दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने करा दिया है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था पर हुआ था 2213 बिहार दरोगा का पीटी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो है यह प्रतिपादित किया था राम मनोहर लोहिया ने। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। अफीम युद्ध, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करते चलिएगा। देखिए प्रथम अफीम युद्ध जो था यह 1839 से लेकर के 1842 के दरमियान हुआ था और यह जो युद्ध था यह समापन हुआ था नानकिन के संधि के तहत। ठीक है, नानकिन के संधि के तहत हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नानकिन की संधि जिस पर 29 अगस्त 1842 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नादिर उल असरा उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमान अबुल हसन, ये दोनों को उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया आपको नादिर उल असर, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर पूछता कि नादिर उल जमान की उपाधि तो ये दिया गया था अबुल हसन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंधार शैली समन्वय है। गंधार कला शैली जो है अगर हम बात करें तो इस कला का विकास जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, गांधार कला बौद्ध कला की एक शैली थी जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पहली शताब्दी ईसा पूर्व एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। भारतीय और ग्रीक कला, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है यहाँ छोड़ो बना लीजिएगा, आंदोलन छेड़ा सही दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा सही है बिल्कुल। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूटोपिया के लेखक कौन है। यूटोपिया के लेखक जो है ये सर थॉमस मोर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह काल्पनिक द्वीप राज्य की राजनीति की व्यवस्था का वर्णन करता है। यूटोपिया थॉमस मोर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जो है यह किसने बनवाया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है, कौन बनवाया था, अशोक बनवाया था और 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। चलिए तो ये अशोक हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो ये अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार परिषद में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, जिसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये रायगढ़ थी। कहाँ पर थी, रायगढ़ थी, याद रखेंगे आप। ठीक है, रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था। देखिए फ्रेंड्स यह जो गंगईकोंड चोलपुरम है यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह राजेंद्र प्रथम जो था इसके शासनकाल में बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ थे। तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ये पटियाली में हुआ था। कहाँ पर, पटियाली में, पटियाला नहीं पटियाली में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला, तो ये लाख बख्श जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। औरंगजेब की मृत्यु के समय पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, ताराबाई। उस समय मराठा शासिका ताराबाई जो थी उन्हीं के हाथों में इसका नेतृत्व था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कालक्रम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह आपका 1900 कब हुआ था, 31 में हुआ था, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है यह आपका हो जाएगा 1927 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है, इसी तरह से अब आप इसको सजा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था, ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक एक नए विभाग बनवाया था। दीवाने अमीर कोही, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। तो यह पत्रिका जो थी यह कौन सी थी, तो इंडियन ओपिनियन था, इंडियन ओपिनियन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख, प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। जगह देखिए गांधी इरविन समझौता जो है ये महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समय मराठा पेशवा कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे, बालाजी बाजीराव थे। और इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स यह आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और मनसुख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अच्छा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24वें और आखिरी तीर्थंकर जो थे ये वर्धमान महावीर थे। 23वें तीर्थंकर पूछा गया है, 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सर्प था। अभी मैंने आपको बताया वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर थे, और इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सिंह था। क्या था, सिंह था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें से सभी कथन को पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता जो है यह 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। और उस समय शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। क्लियर। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और 1342 में जो है सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। यह मोरक्को का यात्री था, सही है, और उसने रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। तो ये तीनों जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि यानी कि सर की उपाधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को डेट सहित आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है यह सादत खां को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सादत खान जो था यह अवध स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसे 1833 का सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहा जाता है। और इसी के तहत जो है ध्यान रखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1833 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सक्कर खेड़ा की युद्ध जो है लड़ाई जो है कब हुई थी। सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है यह हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को यह युद्ध हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और यह युद्ध निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था। मुबारिज खां, यहाँ मैं लिख देता हूँ मुबारिज खां। ठीक है, याद रखेंगे किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य। और इसमें जो है ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका निजामुल मुल्क था उसकी जीत हुई थी और इस युद्ध में मुबारिज खां मारा गया था। तो ये 11 अक्टूबर 1724 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, किसके समय में, तो अजात शत्रु के समय में। दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो देखिए 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी इसके तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था, गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस समय जो था गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे इसको भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। तो तीसरे तीर्थंकर जो थे ये संभवनाथ थे। ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे। अजीतनाथ जो थे, ध्यान रखेंगे अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे। और यहाँ पर सुमतिनाथ दिया गया है, ये सुमतिनाथ पांचवें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। ठगी से संबंधित पूछा गया है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। बाकी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सी और डी, यहाँ पर देख लीजिए सी और डी दोनों देखा जाए तो मिलान के रूप में सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहली वाली जो घटना थी यह आपका हो जाएगा इसमें से अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका मतलब डी भी सही हो रहा है और ए भी सही हो रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद देखिए समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। अच्छा, रस्त गुफ्तार जो है, रस्त गुफ्तार ध्यान रखेंगे यह एंग्लो गुजराती अखबार था रस्त गुफ्तार। और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह पारसी धर्म सुधारों से था। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। अष्टांगिक मार्ग की सलाह जो देते हैं ये देते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत जो है
मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 1931 में कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल की विभाजन के समय भारत का वायसराय था। तो बंगाल का विभाजन जो है उस समय वायसराय 1905 में हुआ था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया था, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था इसमें से? तो देखिए इसमें से पुलिस सुधार था, ठीक है, पुलिस सुधार था। उसके बाद देखिए पुलिस सुधार था सर एंड्रयू फ्रेजर, यहाँ मैं लिखता हूँ सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग का गठन किया था। बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद अगर बात करें सेना और न्यायिक सुधार भी इसमें इसका योगदान रहा था। सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिक ने लगाई थी, ये आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर और हम बात करें इसके बारे में और जान लीजिए, 1904 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कारकोता राजवंश, या इस तरह से आपने पढ़ा होगा कारकोट राजवंश, ठीक है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनकी राजधानी थी कारकोत राजवंश की। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। कुंवर सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको माना जाता है। दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है यह 1845-46 में हुआ था और यह युद्ध जो है 1846 में लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा अगर पूछा जाता दूसरा आंग्ल सिख युद्ध तो ये 1849 में हुआ था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया भी था। नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन? नेचुरल हिस्टोरिया जो है इसके लेखक प्लिनी है, ठीक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स ये सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, इन्हीं ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और आदि ग्रंथ की रचना सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने किया था आदि ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो है एटम बम गिराया था अमेरिका ने। दूसरा अगर पूछेगा तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी होगा। अगला प्रश्न हमारा कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा पाली है, ठीक है, इन्होंने अधिकतर उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय, इसी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे और 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और राजधानी 1912 में दिल्ली बनी थी, ठीक है। चलिए तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? जब इसको थोड़ा सा आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो देखिए प्रार्थना समाज के मांगों में ये सभी थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि और अस्पृश्यता की समाप्ति, यानी कि जाति पाति का जो भेद था उसको समाप्त करना।
तो मेरे हिसाब से तो ये सभी थे। चलिए, लेकिन इसका ऑप्शन डी दिया गया है आंसर, ठीक है, बुक में, लेकिन मेरे हिसाब से सभी थे। और देखिए, अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया गया और दूसरी तरफ ये कहाँ पर स्थित हैं। तो लोथल जो है ये गुजरात में है, रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसको आप लोग अब मिला लीजिए यहाँ से। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है कौन, तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, भगत सिंह हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किताब हिंद उल जो है, किताब उल हिंद जो है ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आश्रम और आयु दिया गया। ब्रह्मचर्य जो है ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जीवन जो था ये 75 से 100 वर्ष था। तो यानी कि क्रम से दिया गया है 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें 150 प्रश्न हम कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जहाँ जितना आवश्यकता है वहाँ उतना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स यह टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था और यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। टॉमस मुनरो हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए हड़प्पा स्थल जो है या किस नदी के तट पर है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो इसमें से चंगेज खां का जो समकालीन था ये इल्तुतमिश था, ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसके बाद देखिएगा कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी और ये अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा लिखी थी। तो अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान से सुनिएगा, देखिए जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, इन सब का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। अकबर जो था ये 1567-68 के दौरान जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था और उस समय शासक जो था ये महाराज कौन थे, महाराणा उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1568 में फाइनली जो थी मुगल सेना जो थी ये चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत ईजी प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक और लेखक से संबंधित एक सेपरेट वीडियो में जितने भी प्रश्न पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करवाया हुआ है और फ्रिक्वेंटली 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में पुस्तक और लेखक से, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए कथा सरित सागर के लेखक जो हैं ये सोमदेव हैं। कौन है, सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। अब यहाँ देखिए खगोल शास्त्री भी लगा हुआ है, ये कौन थे, तो ये बराहमीर थे, ठीक है, बराहमीर थे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया, तो प्रथम अगर महिला पूछा जाता तो ये एनी बेसेंट होती जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्रथम भारतीय पूछा गया है तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगा जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी। देखिए दूसरे तरह से प्रश्न है यह, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ऑप्शन नंबर बी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, अभी मैंने बताया था केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर इत्यादि लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा महादेव गोविंद रानाडे दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और
वर्ष में किया था, ये पूछा गया है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो है इन्होंने किया था कब? तो अब 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ये अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपका जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसी में इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे, आपको पता है, और अजमेर शरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा विश्व निकाय जो है इसमें से 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। तो 1920 याद रखेंगे, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि लीग ऑफ नेशन जो थी, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए लीग ऑफ नेशन दिया गया है। 10 जनवरी 1920 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, और ये संस्था समाप्त हो गई 1946 में यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो यह 1869 में 2 अक्टूबर के दिन। उसके बाद देखिए सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, कनिष्क राजा थे। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। शक संबंध की शुरुआत इसी ने किया था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान जो था ये मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने सिंध पर जो है अधिकार कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था, और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यहाँ पर देखिए एसएससी बोस दिया गया है। भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत के प्रथम, तो मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और आखिरी गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए भारत का तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, और पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इनका जीवन काल क्या है? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु जो है यह 8 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जीवन काल तो 1902 से 1979। उसके बाद देखिए विश्वविख्यात जो है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने। तो यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद गजनी दिया गया है, कहाँ पर? तो यहाँ देखिए महमूद दिया गया, सुल्तान महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था कौन था? तो हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग आया था। ठीक है, हेन स्वांग आया था। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी जो राजधानी थी ये वैशाली थी। अच्छा, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली भाषा है। ये बौद्धों से संबंधित है, बौद्धों का यह धार्मिक ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था अभी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन है? अच्छा, कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी, याद रखना आपको। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। गुलाम वंश की स्थापना भारत में हुई, सॉरी मुगल वंश है, गुलाम नहीं मुगल वंश है।
गुलाम वंश की बात आई है तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद देखिए अशोक महान पुत्र थे, पुत्र जो थे ये बिंदुसार के थे, और पौत्र पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, पोता थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था ना आपको। ठीक है, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया 1906, मैंने बताया आपको 1906। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यह 1909 में किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। तो ये 12 मार्च 1930। उसके बाद देखिए स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद देखिएगा कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1540 में हुआ था। कब? 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, एक हुआ था कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। दोनों युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, उसके बाद देवरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1531 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ये सभी जो है हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आरा से। उसके बाद देखिए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ये वो ह्यूम ने किया था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में, दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? तो ये लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय, देखिए मैंने बताया था ना कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, और पहला वायसराय था यह। उसके बाद देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। विक्रमशिला अगर पूछेगा तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा मीर कासिम का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले राजधानी ढाका थी, फिर ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद आई। मुर्शिदाबाद लाया था मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था मीर कासिम ने। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? तो माता गुजरी देवी इनका माता का नाम था, गुजरी देवी या माता गुजरी इनका नाम था। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो ऑब्वियसली भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए बक्सर के युद्ध हुआ था कब? ध्यान रखेंगे 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और जो बक्सर के युद्ध था इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था एक तरफ थे, दूसरे तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीर कासिम और औरंगजेब दिया गया है। ठीक है, और मीर कासिम के सपोर्ट में अवध के नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, यह नेपाल में है लुम्बिनी। उसके बाद देखिए बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था ये हरेंक वंश का संस्थापक था, और इसका बेटा जो था अजातशत्रु इसकी हत्या करके फिर ये राजा बना था। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब जो था, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, जयपुर भवन में कैद करके रखा था 1666 में। तो ये औरंगजेब हो जाएगा, धोखे से कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। बंगाल का विभाजन हुआ था, मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है यह कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है,
लॉर्ड कर्जन था उस समय। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो थे, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो थे राजा भोज, ये जो परमार वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज था, उपेंद्र राज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद को जो है किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। उसके बाद देखिए 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो यह 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली है, पुर्तगाली से ही होगा। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था ऋषिपत्नम सारनाथ में। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसको क्या जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रज़्मनामा का फारसी अनुवाद, रज़्मनामा महाभारत का नाम है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो ये औरंगजेब का हुआ था। एक हुआ था 1658 में, जल्दीबाजी में इसने राज्याभिषेक करवाया था, और दूसरी बार इन्हें 1659 में इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में किया गया था। उसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में जो है, अल्बुकर्क जो था उसने जो है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। 1510, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ये लोथल किस नदी के तट पर है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी का यह बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह जो है हड़प्पा सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ कांस्य युग दिया गया है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लेमेंट एटली था। उसके बाद देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हमने अभी कवर किया, सरोजनी नायडू थी। और पहला महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जी ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? गंधार कला जो है यह हिंद यूनानी, ठीक है, इन कलाओं का संयोजन है। गंधार कला और मथुरा कला, इनका विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में ज़्यादा हुआ था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में जो है ध्यान रखेंगे ज्योतिबा फुले ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो ये सारण जिला को किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स यह दरभंगा में बनाया गया था राखी बंधन दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी। पहले अध्यक्ष जो थे अधिवेशन के, जो कि मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? अब यहाँ डेट पूछा गया, सन पूछा गया, तो 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। यहाँ बांकीपुर दिया गया है, RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, माधोलकर ने, ठीक है। चलिए रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? अमीर खुसरो ने लिखा है आईने सिकंदरी। किस वर्ष जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी मजिस्ट्रेट था यह जैक्सन, या नासिक का जैक्सन था, इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये नासिक का पदाधिकारी था, मजिस्ट्रेट था, जिला पदाधिकारी जैक्सन, और इसकी हत्या 1909 में अनंत कन्हारे ने कर दिया था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है
चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने करवाया था, राजराज हो जाएगा। उसके बाद देखिए पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत अखरावट या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद देखिए बुद्ध से संबंधित जो अवसरों से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग जो है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। जन्म का प्रतीक जो है ये कमल या सांड है,